हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए एक यात्रा वृत्तांत जान लेते हैं, आनंद लेते हैं यात्रा वृत्तांत का। और हमारे इस अध्याय का नाम है दिन दोपहर में शाम। तो बच्चों, भारत अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं के कारण प्राचीन समय से ही सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ में भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश का वर्णन किया गया है। यह वही प्रदेश है जहां सूरज आकर सर्वप्रथम दस्तक देता है। इस प्रदेश की विविधताओं का कोई पारावार नहीं है। कहीं बर्फ ही बर्फ तो कहीं झरने ही झरने, समुद्र तल से हजारों फुट ऊंचाई पर रहन सहन, अभी धूप तो अभी छाया, अभी बरसात तो अभी अखंड। ऐसे क्षेत्र में रहने के लिए बहुत जीवट चाहिए होता है। आइए अध्याय का आरंभ करें। तो बच्चों, क्या तुम्हें कभी अरुणाचल प्रदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? नहीं तो आओ, मैं तुम्हें वहां का आंखों देखा हाल इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से सुनाता हूँ। अरुणाचल के इस दुर्गम पहाड़ी हिस्से में जो बोमडीला, दिरांग, तवांग की ओर जाता है, भारी ठंड पड़ती है। सुबह 5:30 बजे जब हम तेजपुर से चले थे तब बारिश हो रही थी, वे अभी तक रुकी नहीं है। सामने आकाश को सीधे सिर पर उठाए गर्मोन्मत्त पहाड़ रास्ता रोके खड़ा है। रास्ता चुपचाप बगल काटकर आगे निकल गया और बात बन गई। मैंने नीचे झांक कर देखा, अतल गहराई में नीला धुआं भरा हुआ है और पताल से छल छल जलधारा फूट रही है। जलधारा नदी बन गई और होड़ बांधकर साथ दौड़ने लगी। पहाड़ी नदी की लहरों से झाग उठ रहा है। झाग का रंग बिल्कुल दूध सा सफेद है। पहाड़ लगातार ऊंचे और ऊंचे उठते जा रहे हैं। पहले दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनकी पत्तियों पर पड़ रही चमचम चमचमाती धूप नदी पर बूंद बूंद टपकती तो नदी की धारा चांदी चांदी हो जाती। फिर ऊंचे पेड़ पहाड़ों के सामने बौने पड़ने लगे। अब पेड़ नीचे हैं, पहाड़ ऊपर है। फिर पहाड़ ने सिर उठाया और बादलों से भी ऊपर हो गया। विंड स्क्रीन के शीशे अभी भी धुनी हुई कपास फैली हुई है। फिर वही धुआं होने लगा और दिन दोपहर सड़क अंधेरे में कहीं गुम हो गई। ड्राइवर ने वाइपर चला दिया और सामने वाली पीली बत्ती जला दी। पीली बत्ती की रोशनी धुएं और धुंध को भेदती हुई रास्ता बनाने लगी। दोपहर में संध्या का छदम साहस टूटा, यानी कि शाम का समय छुप गया और कोई एक मोड़ पार करते ही सामने चमचमाती हुई धूप दिखी। वहां एक तख्ती पर लिखा हुआ था, फॉग एरिया एंड्स। इस रास्ते पर धुंध के कई ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जो दिन दोपहर कितनी ही बार संध्या के छदम रचते हैं और हमें हर बार किसी माया लोक में प्रविष्ट कराते हैं। क्या महाभारत में जयव्रत वध के लिए श्री कृष्ण ने अपनी माया ऐसी ही किसी छदम संध्या की रचना की होगी, जिसके बाद सूर्य फिर चमका था? बोरडीला भरपूर धूप में चमकता हुआ मिला, वैसे ही रंग बिरंगा सजा सवरा और पर्वत से लेकर आकाश तक फैला हुआ जैसा चित्रों में दिखता है। बोरडीला प्रशासनिक मुख्यालय है और प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। चित्रों की तरह दिखने वाले इस रंग बिरंगे पहाड़ी नगर में हलचल और रौनक है। सड़कों और दुकानों में लोगों की भीड़ है। ऐसा लगता है कि यहाँ के सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं और धूप का उत्सव मना रहे हैं। मन किया कि मैं भी रुक जाऊं और उनके साथ घुल मिलकर धूप का उत्सव मनाऊं। अरुणाचल में मेरे लिए यह धूप का पहला दिन था जो इतना जीवंत और रौनक से भरपूर है। अरुणाचल से जुड़ी मेरी कल्पना को इतना विश्वास दिलाने वाला है। फिर भी मुझे यहाँ रुके बिना आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वहाँ तवांग में बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी है। बर्फ़ पड़नी थम जाए या बर्फ़ के कारण रास्ता बंद हो जाए, उसके लिए पहले मुझे हर हाल में तवांग पहुँचना है। इसलिए मैंने दिरांग भी छोड़ा। दिरांग की घाटी यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर पहले है। देश का सबसे बड़ा ड्रैगन है वहाँ। आगे सड़क बंद थी और वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, यानी कि बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई थी। अफरा तफरी, बहुत हलचल का मचना। बोमडीला से आगे अभी 15-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि इधर से आगे बड़ी गाड़ियां पीछे की तरफ वापस लौटती मिली और उनके साथ ये खबर भी आगे सड़क पर जाम है। यहाँ 2 ढाबे हैं, यहाँ भोजन भी है और चाय भी। तो बच्चों, खूब गहरी धुंध उतरती चली आ रही है और जो दिखाई पड़ रहा था वह धुएं में गुम होता जा रहा था। इसके साथ तीखी ठंडी हवा भी शुरू हो गई और बदन को कपाने लगी। अभी तक मैं एक स्वेटर के सहारे बैठा हुआ था, अब मैंने ऊपर से विंड चिटर डाली और सिर की भी टोपी से ढका, इससे कुछ बचाव हुआ। फिर मैंने अपना कैमरा उठाया और ठीक अपने सिर पर खड़ी हुई पहाड़ी की तरफ निकल आया। इस पहाड़ी पर मकान दिख रहे हैं जिनमें लोग रहते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों ने अपने घरों के बाहर और पहाड़ी ढलानों पर रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगा रखे हैं। इस समय फूल भरपूर खिले हुए हैं और गहरी धुंध के बावजूद उनके रंग चमक रहे हैं। ऊपर पहाड़ पर और पहाड़ी ढलानों पर खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को देखना अच्छा लगता है। ऊपर से बहुत बड़ी चट्टान धंसकर नीचे सड़क पर गिरी है। चट्टान क्या है, एक छोटा मोटा पहाड़ी है, वही रास्ता रोके हुए है।
सेना के टैंक पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे खाई में धकेलने के लिए जूझ रहा है। किसी विशालकाय हाथी की तरह जाकर चट्टान के साथ सीधे मस्तक भिड़ाता है, फिर वापस लौटकर पैर जमाता है और नए सिरे से धक्का देता है, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हो रही है। तब टैंक ऑपरेटर ने अपने सिर पर लाल छींट वाला एक कपड़ा बांधा और बाहु युद्ध के लिए टैंक के हाथों को खोल दिया। टैंक के हाथ चट्टान को चूर चूर करके नीचे खाई में लुढ़काने लगे। भारी पत्थरों के लुढ़कने की आवाज थोड़ी दूर तक तो सुनाई पड़ती है, फिर अतल गहराई से उठकर ऊपर की तरफ आते हुए धुंध और धुएं में उनका दिखना भी बंद हो जाता है। मैंने खाई की गहराई का अनुमान लगाना चाहा, लेकिन उसे नापने के लिए कोई स्केल निर्धारित नहीं कर सका। हम लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर थे और अभी हमें और भी ऊपर जाना था। नीचे बात चल ही रही थी कि ऊपर तवांग की ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन कम हो जाती है और वहां सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। देखें, अब तो उधर ही जा रहे हैं। तवांग से ऊपर 12,400 फुट पर किसी सैन्य चौकी से शायद 18 किलोमीटर की दूरी पर भारत तिब्बत सरहद है। सरहद यानी कि बॉर्डर है भारत तिब्बत का। वहां पर पहुंचने के लिए सेना के ब्रिगेड मुख्यालय के विशेष परमिट लेना पड़ता है। उड़ती उड़ती सी खबर है कि इस समय वहां चीनी फौजें 12 किलोमीटर भीतर तक चली आई हैं। इसमें कितना सच और कितना मनगढ़ंत है क्या पता। अभी 7 बजे हैं और अभी से रात इतना गहरा गई है। गहरी रात में चांदनी खूब चटक दिखती है, लेकिन सन्नाटा रात से भी गहरा है। यहाँ वह इतनी ठंडी है जैसे वहाँ से छू कर आ रही है। यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। अरुणाचल पहुँचने के बाद यहाँ पहली बार कपकपा देने वाली सर्दी मिली और अंदाज़ा हो गया कि तवांग कितना ठंडा होगा। यहाँ अभी बिजली नहीं पहुँची है, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लगता है। डिबरियों और मोमबत्तियों की रोशनी में भोजन करना और अपनी छाया को देखना किसी प्रार्थना सभा में एकत्र होने या भोजन से पहले किसी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने का आभास देता है। रास्ते के ढाबे भीतर से खूब साफ सुथरे होते हैं। भोजन भी सादा साफ सुथरा। भोजन के साथ पीने के लिए गर्म पानी और भोजन के बाद हाथ धोने के लिए भी गर्म पानी। सैन्य चौकी में हमारे इनर लाइन परमिट की जांच शुरू हुई। यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बर्फ़ पड़ने के मौसम में यहाँ रहने वालों के लिए पानी की भी दिक्कत होने लगती है। तब लोग बर्फ़ के टुकड़ों से प्यास बुझाते हैं और उनका नहाना धोना तो हफ्ते में किसी एक दिन ही हो पाता है। टैक्सी वाले ने बताया कि झीलों में जमने वाली बर्फ़ का तल इतना मजबूत होता है कि सेना के ट्रक भी उस पर होकर से गुजर सकते हैं। बर्फ़ की पहली झलक पाने के लिए मैंने अपना सारा ध्यान सामने दिख रहे पहाड़ों पर केंद्रित कर रखा है, जिनके शिखरों तो धूप से चमक रहे हैं और ढलानों पर छाया पड़ रही है। छाया वाली ढलानों पर जगह जगह बर्फ़ छितराई हुई थी। इससे पहले मैंने हिमालय के किसी हिमाच्छिद शिखर को कोसानी या रानीखेत में देखा था। इतनी दूरी से वह देखना किसी पोस्टर को देखने की तरह था। इस बार सीधे सामने दाहिने हाथ में 2 शिखरों के बीच वाले पर्वत शिखर पर एकदम धवल सफ़ेद बर्फ़ धूप में चमकी और वहीं की वहीं आकाश में टकी दिखती रही। मैंने देखा, सबने देखा, सबने एक साथ देखा, शांत मन से देखा। बगल वाले दोनों शिखरों पर खूब सारे बादल उतरते हुए हैं। बादल डोल रहे हैं, बर्फ़ जमी हुई है, पूरे शिखर को अच्छे से ढके हुए हैं। मैंने टैक्सी वाले से सलाह ली, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुककर उसे देखें? देखेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ से और अच्छा दिखता है। आप लोग वहाँ फ़ोटोग्राफी भी कर सकेंगे। टैक्सी वाले ने हमें ले जाकर एकदम बर्फ़ के बीचों बीच खड़ा कर दिया। अब हिमाच्छिद पर्वत शिखर एकदम हमारे सामने है। सड़क यहाँ संकरी पड़ी हुई सी दिख रही है। दोनों तरफ की पहाड़ियां आकर सड़क के साथ सट गई हैं। सटी हुई पहाड़ियों पर यहाँ वहाँ टुकड़ों और लकीरों में भुरभुरी बर्फ़ फैली हुई है। भुरभुरी बर्फ़ इतनी ताज़ा दिख रही है जैसे पिछली रात के आखिरी पहर में ही पड़ी हो। यह भुरभुरी बर्फ़ धीरे धीरे जमेगी और कड़ी होती जाएगी। तब सड़क से सटी हुई है पहाड़ियाँ भी दूर से वैसी ही दिखेंगी जैसे यहाँ से वह हिमाच्छिद शिखर दिख रहा है। तब यहाँ तक टैक्सियाँ नहीं पहुँच पाएंगी। यहाँ पहुंचकर जो देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी वह याक अचानक हमारे सामने था। याक एक जानवर है यहाँ का, एक अकेला। वहाँ जहाँ हरियाली गहरा गई है वह अकेला खड़ा हुआ है। उसके बाल भूरे सफ़ेद हैं और उसके मालिक ने उसके गले में लाल रंग का रेशमी फीता बांध दिया है, जिसके साथ कांसे या पीतल की घंटी लटकी हुई है। उसके कानों की लो हल्की गुलाबी है। उसके कान लंबे और नीचे की तरफ लटके हुए हैं। ऐसे में वह इतना चित्र में दिख रहा है कि उस पर अपना कैमरा ताने बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन कैमरों को उसने शायद बंदूक समझा और भागकर छिपने लगा। ऐसे में उसके गले में बंदी घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज़ सूनी घाटी में संगीत की तरह गूंजी। यह संगीत मैंने 3 या 4 दशक पहले बनी सत्यजीत रे की फिल्म कांचनजंगा में सुना था। कांचनजंगा में यह आवाज़ अकेली नहीं थी, बल्कि याकों का रेवड़ और घाटी से ऊपर आ रहा था और सबके गले में घंटियाँ थी।
इतने दिनों में कानों में बज रही उन घंटियों के स्वर को आज मैंने यहाँ सुना। इस घटना को अपनी डायरी में नोट कर सकता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं तो डायरी ही नहीं लिखता। तो सतीश जायसवाल द्वारा लिखित ये पाठ है जिसमें यात्रा वर्णन किया गया है कि यात्रा वृत्तांत आपको बताया गया है। तो आपको भी अगर इस जगह पर जाने का मौका मिले तो आप भी ज़रूर जाइएगा। उम्मीद है अध्याय आपको पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।